इससे पूर्व हमने प्रथम अंक, जिसका नाम मुद्रा प्राप्ति अंक है, उसके 3 श्लोक हमने पढ़े थे, जिसमें 2 नांदी पाठ के रूप में और एक सूत्रधार के द्वारा प्रस्तुत किया गया श्लोक था, जिसमें उसने ये बात कही थी कि सचमुच में आप विद्वत जनों की सभा के सामने मुझ जैसा मूर्ख व्यक्ति इस नाटक को प्रस्तुत करने जा रहा है, तो मैं जानता हूँ कि किसी भी मूर्ख किसान के द्वारा खेत में पड़ा हुआ बीज भी उस अच्छे खेत के गुणों के कारण वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से मेरा जो ये नाटक है, वो नाटक भी भले ही मैं मूर्ख हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने के बाद आपके गुणों के कारण वो वृद्धि को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से अभिनय प्रारंभ करने के लिए मुझे संगीत का आयोजन करना चाहिए, ये सोच करके उस आयोजन हेतु सूत्रधार घर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही वहाँ की हलचल को देख करके कहता है कि अरे ये क्या, हमारे घर में तो कोई बहुत बड़ा त्योहार सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहति जलम इयम पिनष्टि गंधानि इयम इयम उद्ग्रथ्यते स्रजो विचित्रा मूसलम इदम अयम च पातकाले मुहु अनुयाति कलेन हुक्रते। यानी वहाँ की हलचल को देख करके वो कहता है, क्योंकि इयम जलम वहति, ये कोई स्त्री जल्ला रही है, इयम गंधान पिनष्टि, ये कोई दूसरी स्त्री सुगंधित द्रव्यों को पिनष्टि पीस रही है, इयम विचित्रा, और ये कोई स्त्री विचित्रा विभिन्न प्रकार के रंगों के फूलों से सजी हुई सृजम माला को उत्ग्रथते गुथ रही है। यानी ये कोई जो अन्य स्त्री है वो विभिन्न प्रकार के रंगों वाली फूल मालाएं गुथ रही है। तो कोई स्त्री जल्ला रही है, कोई स्त्री सुगंधित द्रव्यों को पीस रही है, और कोई स्त्री विभिन्न प्रकार के रंगों वाली फूल मालाएं गूंथ रही है। इयम च, और ये कोई दूसरी स्त्री पातकाले, ओखली में पातकाले ऊपर नीचे गिरते समय मुँह बार बार कलेन अव्यक्त और मधुर हुक्रतेन हूँ का जो शब्द है वो मूसलम अनुयाति, उस मूसल का अनुसरण कर रही है। उस हूँ के शब्द के साथ उस मूसल का अनुसरण कर रही है, अर्थात जैसे जैसे मूसल ऊपर नीचे जाता है वैसे ही जैसे ही वो नीचे जाता है वो हूँ 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 इस तरह से कर रही है। कहने का तात्पर्य है कि मेरे घर में अजीब सा माहौल दिखाई दे रहा है, महोत्सव का सा माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ एक तरफ स्त्री पानी ला रही है, दूसरी तरफ कुछ स्त्रियां सुगंधित द्रव्यों को पीस रही है, तो एक तरफ अन्य स्त्री विचित्र प्रकार के रंगों से परिपूर्ण फूल मालाएं गुथ रही है, तो इधर कोई स्त्री ओखली में ऊपर नीचे चलते हुए उस मूसल के साथ साथ अव्यक्त एवं मधुर हूँ की ध्वनि का अनुसरण कर रही है। इस प्रस्तुत श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद और अनुप्रास अलंकार है। यहाँ सूत्रधार ने संकेत किया है कि मेरे घर में निश्चित रूप से कोई उत्सव है, और सूत्रधार को घर में हो रहे इस उत्सव का पता नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी गृहिणी को बुला करके ही पूछता हूँ। और वो नेपथ्य की तरफ देख करके, यानी पर्दे की तरफ देख करके उसे बुला रहा है कि गुणवत्ते उपाय अनिलय स्थिति हेतु साधी के त्रिवर्गस्य मत भवनात् नीति विद्ये कार्य आचार्य द्रुतम अपेहि। अर्थात गुणवती, हे गुणों से संपन्न, अर्थात समस्त गुणों वाली, उपाय निलय है, और मेरे घर की व्यवस्थाओं के उपायों का भंडार, यानी हे गुणवान गुणवती, और मेरे घर की व्यवस्थाओं के उपायों का भंडार रूप स्थिति हेतु और ग्रस्त आश्रम की
स्थिति के कारणभूत त्रिवर्गस्य, जो त्रिवर्ग हैं अर्थात धर्म अर्थ और काम, जो त्रिवर्ग हैं उनकी साधि के, उनको संपन्न करने वाली, गृहस्थ आश्रम की स्थिति के जो कारणभूत धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग हैं उनको संपन्न करने वाली कार्य आचार्य और कर्तव्य कर्मों का उपदेश देने वाली, अर्थात कर्तव्य कर्मों की मास्टर, उनकी आचार्य, उनका उपदेश करने वाली, और मत भवन नीति विद्या, और मेरे घर की नीति विद्या के रूप में, हे मेरी पत्नी द्रुतम अपेहि, तुम जल्दी आओ, शीघ्र आओ। यानी हे गुणवती, मेरे घर की व्यवस्था के उपायों का भंडार, ग्रस्त आश्रम की स्थिति का कारणभूत जो धर्म अर्थ और काम है, ऐसे त्रिवर्ग को संपन्न करने वाली, मुझे कर्तव्य कर्मों का उपदेश देने वाली, और इसी कारण से मेरे घर की नीति विद्या के रूप में आप मेरे घर में विराजमान हो, इस तरह की मेरी धर्मपत्नी तुम शीघ्र आओ। इस श्लोक में आर्य जाति छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इस श्लोक के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ तो जो इसका मुख्यार्थ है वो है, और दूसरे 2 गौण अर्थ और हैं। पहला जो अर्थ है वो सूत्रधार अपनी गृहिणी को बुला रहा है और वो कह रहा है कि हे गुणवती, हे गुणवान, हे समस्त गुणों से संपन्न और मेरे घर की व्यवस्था के उपायों का भंडार, गृहस्थ आश्रम की स्थिति की कारणभूत धर्म अर्थ और काम, इन तीनों प्रकार के वर्गों को संपन्न करने वाली, मुझे कर्तव्य कर्म का उपदेश देने वाली, और इसीलिए मेरे घर की नीति विद्या रूप मेरी पत्नी तुम शीघ्र आओ। तो ये सूत्रधार अपनी गृहिणी को बुला रहा है, ये इसका पहला और मुख्य अर्थ है। इसके अलावा 2 गौण अर्थ और हैं। उसमें दूसरा, चाणक्य अपनी कूटनीति का आह्वान कर रहा है। इसका जो दूसरा अर्थ निकलता है गौण अर्थ, वो ये है कि चाणक्य अपनी कूटनीति का आह्वान कर रहा है कि संधि विग्रह यान आसन द्वेदी भाव और संश्रय, इन 6 प्रकार के गुणों वाली, साम दाम दंड भेद, इन 4 प्रकार के उपायों वाली, जो राष्ट्र की कारणभूत स्थिति का, जो कारणभूत क्षय स्थान और वृद्धि, ये जो त्रिवर्ग है, इन तीनों को सिद्ध करने वाली और करणीय कार्यों का उपदेश देने वाली, हे मेरी नीति विद्या तुम शीघ्र आओ। ये दूसरा अर्थ है। और इसका जो तीसरा अर्थ है कि चंद्रगुप्त शरद ऋतु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है और इसीलिए वो कहता है कि वर्षा ऋतु के कारण जो मलिन हुए नदी नाले हैं उनके जल को शुद्ध कर देने के गुणों वाली, विजय की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए जो साम दाम दंड भेद आदि 4 उपायों वाली है, और राज्य की स्थिति का जो कारणभूत दिग्विजय का अवसर देने के कारण जो अर्थ की सिद्धि करने वाली है, और इसी परंपरा में जो धर्म और काम की साधिका है, क्योंकि अर्थ होगा तो धार्मिक कार्य भी करेगा, धर्म भी पूर्ण होगा, और धर्म होगा धन संपत्ति होगी तो फिर काम भी सिद्ध होगा। इसलिए जो धर्म अर्थ और काम इन तीनों वर्गों को संपन्न करने वाली है, साथ ही साथ जेत्र यात्रा आदि कार्यों का अनुकूल संचालन करने वाली है, ऐसी हे शरद ऋतु तुम शीघ्र आओ। तो यहाँ इस श्लोक के 3 अर्थ होंगे। पहला मुख्य अर्थ, जो सूत्रधार अपनी पत्नी को बुला रहा है। दूसरा, चाणक्य अपनी नीति विद्या को बुला रहा है। और तीसरा, चंद्रगुप्त
शरद ऋतु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। तो इनमें से यहाँ पर हमें मुख्यार्थ ही समझना चाहिए, बाकी जो दो अर्थ हैं वो गौण अर्थ हैं और वो केवल मैंने आपको समझाने के लिए ही यहाँ पर बताए हैं। इसलिए मुख्यार्थ तो यही है कि सूत्रधार अपनी गृहिणी को बुला रहा है। सूत्रधार अपनी पत्नी से कहता है कि हे देवी, मैंने भी 64 अंगों वाली ज्योतिष विद्या को पढ़ा है, उसके अध्ययन में परिश्रम किया है, और यदि पूज्य ब्राह्मणों को लक्ष्य करके तुम इस महाभोज का आयोजन करना चाहती हो ना, तो तुम करो, मैं तुम्हें इसके लिए मना नहीं करूँगा। लेकिन आज चंद्र ग्रहण है, इसके विषय में तो किसी ने तुम्हें झूठ बोल करके धोखा दिया है। क्यों? क्योंकि आज चंद्र ग्रहण तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रूर ग्रह स केतु चंद्रमा संपूर्ण मंडलम इदानी अभिभवितुम इच्छति बलात् रक्षति एरम, तो बुद्धि योग है। क्रूर ग्रह जो अत्यधिक क्रूर ग्रहण वाला है, स केतु, ऐसा केतु के साथ अर्थात राहु, ऐसा केतु के साथ राहु इदानीम, इस समय अर्थात पूर्णमासी को, जो अत्यंत क्रूर ग्रहण वाला है, ऐसा प्रसिद्ध केतु के साथ राहु, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक ही है। केतु उसका शरीर है और राहु सिर है, इसलिए यहाँ सकेतु कहा गया है कि केतु सहित राहु इस समय अर्थात पूर्णमासी को पूर्ण मंडलम चंद्रमसम, संपूर्ण कलाओं वाले चंद्रमसम, उस चंद्रमा को बलात्, जबरदस्ती, अभिभवतुम इच्छति, ग्रसित करना चाहता है। तो लेकिन बुध योग है, जो बुध नक्षत्र का योग है, एनम रक्षति, वो चंद्रमा के ग्रहण की रक्षा कर रहा है। लेकिन जो बुध नक्षत्र का योग है वो इस समय चंद्रमा के ग्रहण की रक्षा कर रहा है। तो इस श्लोक में उद्गाता छंद है और दृष्टांत अलंकार है। इस श्लोक के भी दो अर्थ हैं, एक चंद्रमा के पक्ष में और दूसरा चंद्रगुप्त के पक्ष में। और चंद्रगुप्त के पक्ष में है, इसी कारण से जब चाणक्य आधा ही श्लोक सुनता है तो आधा श्लोक सुनने के बाद वो नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे वहीं से उसकी आवाज़ आती है कि के ए समय आ, के ए समय, यानी ये कौन है जो मेरे रहते हुए, क्योंकि यहाँ सकेतु चंद्रमसम पूर्ण मंडलम इदम, ये जो बात कही गई है, यहाँ चंद्रमंडल, यहाँ चंद्रमा न समझ करके वो उसको चंद्रगुप्त समझता है और इसीलिए कहता है कि मेरे रहते हुए ये कौन है जो चंद्रगुप्त के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, बलात् उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता है। इसलिए यहाँ इसके चंद्रगुप्त के पक्ष में और चंद्र ग्रहण के पक्ष में दो अर्थ होंगे। तो यहाँ पर अत्यधिक क्रूर ग्रहण वाला वो जो प्रसिद्ध राहु केतु के साथ है, इस समय अर्थात पूर्णमासी को संपूर्ण कलाओं वाले उस चंद्रमा को बलात् ग्रसित करना चाहता है। लेकिन जो बुध नक्षत्र का योग है, एनम रक्षति, वो उसकी रक्षा कर रहा है। तो यहाँ इस तरह से सूत्रधार के द्वारा ये श्लोक बलात् अभिभवितुम इच्छति, इतना आधा ही बोला जाता है कि नेपथ्य से आवाज़ आती है कि आ क ए समय स्थिति, इस तरह की जो आवाज़ आती है, अर्थात ये आवाज़ आती है कि अरे ये कौन है जो मेरे रहते हुए चंद्रगुप्त का तिरस्कार करना चाहता है। इस आवाज़ को सूत्रधार जब सुनता है
तो इस आवाज़ को पहचान करके सूत्रधार सभासदों के सामने कहता है अपनी पत्नी नटी से कि कौटिल्य है कुटुलमति स एस येन क्रोध अग्नौ प्रसवम ऐदाही नंदवंश है चंद्रस्य ग्रहणम इति श्रुते स नामनो मौर्य इंदो उद विषय अभियोग है इति अवेदी। एस यह है स कुटिलमति वही कुटिल बुद्धि वाला कौटिल्य है चाणक्य है ये न जिसने ये कुटिल मति अर्थात कुटिल बुद्धि वाला वही चाणक्य है ये न जिसके द्वारा या जिसने प्रसभम शीघ्र ही क्रोध अग्नौ क्रोध की अग्नि में नंदवंश है ऐदाही पूरे नंदवंश को जला डाला था। जिसने अपने क्रोध की अग्नि में शीघ्र ही पूरे नंदवंश को जला डाला था, यानी कहने का तात्पर्य है कि नंदवंश के महाराज नंद ने जब इसका तिरस्कार किया तो चाणक्य ने 15 दिन के भीतर भीतर संपूर्ण कुल का विनाश कर दिया था। इसलिए यहाँ कहा गया कि शीघ्र ही, तो ये वही कुटिल बुद्धि वाला चाणक्य है जिसने शीघ्र ही अपने क्रोध की अग्नि से पूरे नंदवंश को जला दिया था। और वही चाणक्य इस समय चंद्रस्य ग्रहणम इति कि चंद्र का ग्रहण हो रहा है इति इस तरह से श्रुते सुनने के कारण स नामनो हो नाम की समानता के कारण चंद्र का ग्रहण हो रहा है ऐसा सुनकर के उस नाम की समानता के कारण चंद्रगुप्त से नाम की समानता के कारण मौर्य इंदो हो यानी चंद्रगुप्त पर द्विसद अभियोग है कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है इति अवेति ऐसा समझ रहा है। वो चाणक्य चंद्रगुप्त पर कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है, मलय केतु द्वारा उस पर आक्रमण किया जा रहा है, वो ऐसा समझ रहा है और शायद इसीलिए वो इस तरह से चिल्ला रहा है। इसलिए वो नटी से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ आकर के प्रस्तावना समाप्त हो जाती है और प्रस्तावना समाप्ति के बाद रंगमंच पर क्या प्रस्तुत होने वाला है कि अब चाणक्य वहाँ आएगा और फिर उसके स्वगत कथन के द्वारा नाटक आगे बढ़ेगा। तो ये जो प्रस्तावना है वो कविकृत होने के कारण नाटक का ही एक अंग है और इसीलिए इस प्रस्तावना को कथोद्गत प्रस्तावना कहा जाता है। इस श्लोक में प्रहर्षिणी नामक छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आज हमने 7 श्लोक पढ़े जहाँ प्रस्तावना समाप्त होती है। इसके बाद नाटक किस प्रकार से आगे बढ़ता है उसके बारे में हम अगले श्लोक से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान के लिए हम पुनः आपसे फिर मिलते हैं।